दक्षिण भारत की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी जगह थी, सुवर्णखंड। कभी यह भूमि एक विशाल साम्राज्य का केंद्र थी, पर आज वहां बस खंडहर बचे हैं। किंवदंती थी कि वहां एक ऐसा महल था जिसका नाम किसी इतिहास में दर्ज नहीं था। कहा जाता था कि यह महल न तो पूरी तरह मिटा है, न पूरी तरह बचा। वहां जो भी गया या तो लौटकर नहीं आया या फिर अपनी पहचान भूल बैठा। राजा सोमरथ का पुत्र युवराज आदित्य एक जिज्ञासु, वीर और थोड़ा हटकर सोचने वाला व्यक्ति था। वह अपने साम्राज्य को विस्तार देने के बजाय प्राचीन ज्ञान और भूली सभ्यताओं की खोज में लगा रहता। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा हाथ लगा जो सुवर्णखंड की ओर इशारा करता था, और उसमें दर्ज था एक वाक्य, जो स्वयं को समझता है वही कांच महल का द्वार देख सकता है। आदित्य ने निर्णय लिया, वह इस रहस्य की गहराई में जाएगा। सुवर्णखंड पहुंचते ही आदित्य और उसके दो साथियों, अन्वेषक नीलकांत और धातु विशेषज्ञ त्रिविक्रम को एक सुनसान नगर मिला। लेकिन नगर की इमारतें बिना किसी टूट फूट के वैसी ही थीं जैसे समय वहां थम गया हो। नगर के मध्य एक स्तंभ पर लिखा था, कांच महल में प्रवेश की इच्छा करने वाले को अपना अतीत छोड़ना पड़ेगा। तीनों ने स्तंभ पर लिखे गए वाक्य को पढ़ा। वे तीनों लंबी यात्रा करने के कारण थक गए थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि आज रात को आराम करने के बाद कल सुबह इस नगर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा सोचकर वे तीनों वहीं सो गए। रात को तीनों को अलग अलग स्वप्न आए। आदित्य को दिखा कि वह अपने महल के आंगन में है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं पहचानता। और नीलकांत ने देखा कि वह भविष्य के किसी यंत्रलोक में है। त्रिविक्रम ने स्वयं को एक शिशु के रूप में देखा जो फिर से जन्म ले रहा है। दूसरे दिन सुबह वह तीनों फिर से तैयार होकर अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़े। सुबह की सूर्य की किरणें जैसे ही नगर के मुख्य चौराहे पर पड़ी, वहां से एक अदृश्य मार्ग प्रकट हुआ। वह मार्ग सीधा एक चमकते कांच से बने महल की ओर जाता था। वह महल हिलता नहीं था, लेकिन उसका प्रतिबिंब हिलता था। और उस महल की खासियत ये थी कि उस महल का द्वार वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछता था, कौन हो तुम? एक पुत्र, एक राजा या कोई और? ये प्रश्न उसने आदित्य से भी पूछा, और तभी आदित्य ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। तभी आदित्य का जवाब सुनकर वह द्वार खुल गया। जब तीनों महल के भीतर गए तो उन्होंने पाया कि महल के भीतर 7 कक्ष बने हैं, और उन कक्षों की विशेषता यह थी कि हर कक्ष में व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य का एक प्रतिबिंब दिखता था। उन तीनों ने जब एक एक करके उन कमरों में जाकर देखा तो उन तीनों को अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। जब वे पहले कमरे में गए तो वहां उन्हें आदित्य के पिता सोमरथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन वहां की अजीब बात यह थी कि उनके पिता वहां गूंगे थे, और उनके पीछे की दीवार पर लिखा था, जिससे तुम भागे वही तुम्हारा आधार है। जब वे तीनों दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने एक और अजीब दृश्य देखा। नीलकांत वहां अकेला एक अंधेरे कमरे में फंसा था, और वहां हर वस्तु उसके विचारों से बन रही थी और उसी से नष्ट भी हो रही थी। और तीसरे कमरे में उन्होंने देखा कि उनका तीसरा मित्र त्रिविक्रम एक आयुर्वेद ग्रंथ के भीतर फंसा था, और उस ग्रंथ के पन्ने समय के साथ बदलते जा रहे थे। और चौथे कमरे में उन्होंने देखा कि वे तीनों उस कमरे में साथ थे, लेकिन वहां उनके चेहरे धुंधले हो गए थे और उनकी पहचान मिट रही थी। और 5वें कमरे में उन्हें एक भविष्यदर्शी दर्पण मिला, और उस शीशे में उन्हें दिखाई दिया कि उनका मित्र राजकुमार आदित्य एक राजा के रूप में नहीं था, बल्कि वह एक महान योद्धा था, और उसका नाम एक पुराने शिलालेख में दर्ज था। और 6वें कमरे उन्हें एक रानी दिखाई दी जिसका नाम वैराग्य था। वह उन तीनों से अपनी आत्मकथा कहते हुए कहती है, मैं इस महल की अंतिम रानी थी। मैंने ही इसे शाप दिया है क्योंकि मेरा नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। वह कहती है कि जब तक कोई इस महल को केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के साथ नहीं देखेगा, महल का शाप नहीं टूटेगा। इसके अलावा वहां एक 7वां कमरा भी था, और उस कमरे में एक सिंहासन था। उस सिंहासन की विशेषता यह थी कि जो कोई भी उस सिंहासन पर बैठता था उसकी सारी याददाश्त मिट जाती थी। तभी रानी वैराग्य वहां आकर आदित्य से कहती है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा गौरव, सब कुछ त्याग दो, तभी कांच महल तुम्हें स्वीकारेगा।
वरना तुम भी उन हजारों भटके हुए लोगों में शामिल हो जाओगे जो अब महल की दीवारों में समा गए हैं। रानी की बात मानकर आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अपना सब कुछ त्याग देगा और उसने अपने सारे शाही प्रतीक, तलवार, अंगूठी और नाम त्याग दिए। जैसे ही उसने अपना नाम आदित्य छोड़ा, महल का कांच चटकने लगा और धीरे धीरे महल ढहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही आसपास का पूरा नगर फिर से जीवंत हो उठा। जो लोग जो सदियों से अपनी पहचान खो बैठे थे, वे शाप मुक्त हो गए और फिर से दिखाई देने लगे। यह सब कुछ देखकर रानी वैराग्य मुस्कुराई और बोली, अब मेरा नाम जीवित रहेगा, क्योंकि किसी ने मुझे पहचान दिया और स्वयं को छोड़कर देखा। अब आदित्य अपने राज्य वर्धनगिरी में वापस नहीं लौटा और सुवर्णखंड का नया रक्षक बन गया।